हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखते हैं। तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 17 मई 1498 ईस्वी को क्या होता है कि वास्को डी गामा जो था भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया। ये जो पश्चिमी तट जो जाता है ये भारत का, ये पश्चिमी तट है, ये श्रीलंका है आपका, ठीक है। तो इसके पश्चिमी तट पर ये कालीकट, ये केरल जो है, केरल यहाँ पर कालीकट, तो यहाँ पर पहुंचा और नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। यानी कि जो है वास्को डी गामा को क्या हुआ था कि आपका जो यूँ समझिए कि ऐसे ये समझिए कि ये आपका अफ्रीका है, ये मतलब अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है और यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, ये श्रीलंका है। तो क्या हुआ था कि वास्को डी गामा यहाँ तक पहुँच गया था, अफ्रीका के दक्षिणी केप ऑफ कोमोरिन तक पहुँच गया था। लेकिन इसके आगे का जो ये पूरा समुद्र इलाका है, ये पूरा समुद्र इलाका है, ठीक है, ये हिंद महासागर है ये वाला पूरा, ठीक है, ये तो यहाँ तक पहुँच गया था, यानी अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ कोमोरिन तक पहुँच गया था। लेकिन इसके बाद की जो मार्ग है उसको पता नहीं था। तो यहीं पर जो है गुजराती पथ प्रदर्शक, यानी कि एक गुजराती जो व्यापारी था, वो भी व्यापार करता था, अब्दुल मजीद, तो ये इसको मिल गया। तो इसने क्या बोला कि इसको, ये बोला कि हमको भारत जाना है, तो बोला कि भारत जाना है, ठीक है, हम ले चलते हैं। तो यहाँ से इसको क्या हुआ कि भारत लेकर आया, तो ये कालीकट यहाँ पहुँचा। तो इसने इसकी सहायता किया था, कौन? तो अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक था। तो इसने वास्को डी गामा की सहायता की और इस सहायता के कारण जो वो भारत तक पहुँचने में सफल हो सका। अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता कि ये फिर वापस चला जाता। इसके पहले भी बहुत सारे जो पुर्तगाली नाविक थे जो खोज करने के लिए निकले थे, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से वास्को डी गामा जाता है, यहाँ से व्यापार करके सामान खरीद के गया, वहाँ पर बेचा, करीब करीब 60 गुना दाम पर बेचा, बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उसने रास्ता बताया। उसके बाद 1505 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है पुर्तगाली, ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आता है 1509 में। उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 में क्या होता है कि अब जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अब जो है उसके बाद 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने क्या करता है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यानी गोवा जो है, उस गोवा को क्या किया कि इसने जो है यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है कि जीत लेता है। वहां का कौन था राजा? वहां का जो भी राजा था वो यूसुफ आदिल शाह था। और इससे जो है गोवा को जीत लेता है कौन? तो ये जीता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1510 में जीत लिया। चलिए अब देखते हैं इसमें यूरोपीय कंपनियां और स्थापना, उनका क्रम कैसे हुआ स्थापना, वो देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 ईस्वी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई है? तो 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुई है। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है कंपनी का 1602 में हुई है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में ईस्वी में हुई है। उसके बाद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में हुई है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1731 ईस्वी में स्थापना हुई है। लेकिन जो है आगमन क्रम इसके बिल्कुल उलट है। जैसे स्थापना तो 1600 में अंग्रेजों का हो गया था, उसके बाद डच का हुआ है, लेकिन डच पहले आए हुए हैं, पहले पुर्तगाली आए। आगमन क्रम, ये स्थापना क्रम है और आगमन क्रम एक पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया पेड कर दे फीस, यानी कि ये स्थापना क्रम हो गया आपका पेड कर दे फीस, यानी आपका ट्रिक है। तो PED यानी कि पी से पुर्तगाली, ई से आपका हो जाएगा, ये मैं आगमन क्रम नहीं बल्कि स्थापना क्रम बता रहा हूँ, स्थापना क्रम। पी से पुर्तगाली, ई से इंग्लिश यानी अंग्रेजी, डी से डच, पेड कर दे, कर क्यों साइलेंट कर दिया, दे से डेनिश, और उसके बाद फीस मतलब फ से फ्रांसीसी, सौ से स्वीडिश, ये स्थापना क्रम है। और आगमन क्रम है जो है, आगमन क्रम देखिए कैसे है। पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद
क्या आते हैं आपके, अंग्रेज आते हैं। उसके बाद से डेनिश आते हैं, डेनिश याद रखिए, डी से डेनिश। उसके बाद से फ्रेंच आते हैं यानी फ्रांसीसी। उसके बाद स्वीडिश आते हैं, स्वीडिश। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, स्थापना क्रम और आगमन क्रम में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री जो है, पुर्तगाली जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगाए थे। कोचीन यानी साउथ में, ठीक है, साउथ में 1503 ईस्वी में लगाए थे। डच मसूलीपट्टनम में, ये मसूलीपट्टनम, ये इलाका जो है मसूलीपट्टनम का था। तो 1605 ईस्वी में डच लगाए थे। अंग्रेज जो है ये भी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगे थे ये भी। और डेनिश जो है त्रावणकोर यानी 1620 में, ये भी साउथ में पड़ता है। फ्रांसीसी जो सूरत में लगाए थे, फ्रांसीसी जो सूरत जो है गुजरात वाला हिस्सा। तो फ्रांसीसी सूरत में लगाए थे सबसे पहले, ये सूरत में ही लगाए थे 1668 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी के साथ, अगले पेज देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। कोचीन में याद रखिए, पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी, यानी कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? तो दक्षिणी पूर्वी तट कौन सा होगा? ये आपका होगा भारत, और दक्षिण में हो गया, और ये श्रीलंका हो गया, और पूर्वी तट ये जो होगा ये वाला होगा, ये वाला इलाका आपका दक्षिण पूर्वी तट हो जाएगा। तो एक सेंट थोमे जो एकमात्र बस्ती इनकी थी, तो सन थोमे थी एकमात्र बस्ती किसकी? तो पुर्तगालियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? तब भारत में कौन आए? तो डच आए। देखिए मैंने इसके पहले ही बताया था आप लोगों को कि स्थापना क्रम क्या है? PED, पेड कर दे फीस। ठीक है, तब पी से पुर्तगाली हो गए, ई से हो गए इंग्लिश यानी अंग्रेज, डी से हो गए डच, कर दे आपको, कर आपको साइलेंट हो गया, इसको कर दिए। दे से डेनिश हो गया। ठीक है, फी मतलब एफ से हो गया आपका फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, सौ से स्वीडिश हो गया। ये स्थापना क्रम है। आगमन क्रम कैसे होगा? पढ़ते पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद आपका स्वीडिश। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। ये मत समझिए पुर्तगाली बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज नहीं भाई, डच लोग भारत में आए। स्थापना पहले हुआ है अंग्रेजों का, लेकिन वो आए हैं बाद में। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, पूछ देता है कंफ्यूजन में गलत आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, यानी कि पहला जो है, पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा था। सुमात्रा जो है ना, ये भारत वाला इलाका हो गया, ये आपका, और ये आपका क्या हो गया? अंडमान निकोबार। ठीक है, और इधर जो है ना ये सुमात्रा इसे पड़ता है, ये हमने रफ में, तो ये सुमात्रा में पहुंचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, साउथ में। ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये साथ मसूलीपट्टनम में स्थापित किए। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट में उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोंडा को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। यानी कि पुलिकट को क्या हुआ, उन्होंने डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी बनाया, और वहां पर क्या किया ये लोग कि अपने स्वर्ण सिक्के यानी पैगोंडा कहते थे उसको ढाले। ढाले के बाद क्या हुआ कि पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी, यानी कि डचों ने जो है भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे हैं, यानी कि उद्योगों में काम करने वाले वेतन भोगी लोग, वेतन पर काम करने वाले लोगों को रखा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। कोलाचल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। यानी कि कोलाचल की लड़ाई में जो क्या होता है कि त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया।
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए विद्रोह युद्ध में हुआ। डचों का भारत में जो है अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए विद्रोह युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आ गया था। मुगल दरबार में जो है जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। जहांगीर जो है 1613 ईस्वी में क्या करता है कि एक फरमान जारी करता है और अंग्रेजों को सूरत में गए थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत देता है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। पूर्वी तट पर जो है अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। जबकि जो है पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी क्या किया कि स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। पहली बार जो है सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये लोग सफल नहीं हो पाए। वहाँ पर पुर्तगाली थे और पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि ये लोग सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करें। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में क्या होता है कि सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। वह जो है फरवरी 1619 ईस्वी तक क्या हुआ कि भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। उसने जो है जहांगीर और खुर्रम, जहांगीर के बाद शाहजहां बनता है, तो इन दोनों से क्या करता है कि जो कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया। 1632 ईस्वी में क्या होता है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार क्या होता है कि अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। जिसके अनुसार जो है अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। और चंद्रगिरी के राजा से जो है मद्रास पट्टे पर लिया कौन? तो अंग्रेज था एक फ्रांसिस डे। इसने 1639 ईस्वी में ये मद्रास को पट्टे पर लिया एवं वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और इसी कोठी का नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और यही जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। और इस अवसर पर क्या होता है कि दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने
बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय जो थे ये क्या किया कि बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए 1668 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। और 1687 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने पश्चिमी तट को का मुख्यालय जो है सूरत पहले था, तो सूरत से हटाकर क्या कर दिए कि बम्बई को बना दिए 1687 ईस्वी में। गेराल्ड अंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। यानी कि पूछेगा सवाल कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की, तो आपको नाम देना होगा गेराल्ड ओंगियर। उसका समय काल था 1669 से 1677 ईस्वी और ये सूरत का प्रेसिडेंट भी रहा है और बम्बई का गवर्नर भी रहा है। और इसी ने जो है बम्बई शहर की स्थापना की थी गेराल्ड अंगियर ने। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। बंगाल का जो शासक था शाह सुजा, इसने जो है सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या किया, व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। इस अनुमति को क्या कहते थे, निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानाती, कालीकोट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और क्या किया कि 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 3 गांव सुतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी जो है 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर जो है फोर्ट विलियम के क्या हुए, प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया। कालांतर में जो यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉर्ज चर्नोक ने रखी। जिसकी नींव जो है जॉर्ज चर्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। चलते हैं, देखते हैं आगे। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकुस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1674 ईस्वी में क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकुस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किए, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अब चलते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में जानते हैं। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का मत क्या होता है, संघर्ष प्रारंभ हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी में 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का मत संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी प्रारंभ हो गया। इसी संघर्ष के कारण क्या होता है कि भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 का युद्ध जो है 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होता है कि सेंट टोपे का युद्ध होता है, इसमें फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शैपेल की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ऑप्शन याद रखिएगा एक्स-ला-शैपेल। कब हुआ था समाप्त, 1748 ईस्वी में। इस संधि में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। यानी कि ऑस्ट्रिया पर जो उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ था आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, फ्रांस के बीच में, तो इस संधि के द्वारा जो है एक्स-ला-शैपेल की संधि के द्वारा उत्तराधिकार का युद्ध माने विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया और इसी के साथ से ये जो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद फिर दूसरा शुरुआत हो जाता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में। इस युद्ध का कारण क्या था, हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार विवाद। इस युद्ध का कारण क्या हो जाता है कि हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार
विवाद बना। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो है ना विवाद चल रहा था, तो इसमें क्या करता है कि डुप्ले शामिल हो जाता है, और इसमें क्या करता है, इसने डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग जो है उसको सपोर्ट करता है और कर्नाटक में चंदा साहिब का सपोर्ट करता है। ठीक है। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा, और अंग्रेजों को मजबूरी में नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। चलते हैं आगे देखते हैं। हैदराबाद। आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य क्या होता है कि विवाद खड़ा हो गया। हैदराबाद जो है आसफ जाह की मृत्यु के बाद जो होता है उत्तराधिकार के लिए नासिर जंग उसका पुत्र था। इसका तो आसफ जाह का पुत्र था, और भतीजा कौन था, तो मुजफ्फर जंग आसफ जाह का भतीजा था। इन दोनों के बीच क्या होता है, विवाद खड़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग का क्या करता है, साथ देता है, और अंग्रेज नासिर जंग का साथ देते हैं हैदराबाद में। चलिए अब कर्नाटक देखते हैं। कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद हो गया। और कर्नाटक में क्या हुआ कि कर्नाटक जो नवाब कौन था, अनवरुद्दीन था, तथा उसका बहनोई कौन था, चंदा साहिब। इन दोनों के बीच में विवाद हो गया गद्दी को लेकर। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये चंदा साहिब का साथ कौन दिया था, तो डुप्ले ने दिया था, डुप्ले। और अनवरुद्दीन का कौन दिए थे, तो अंग्रेज दिए थे, ये याद रखिएगा। इसी बात को लेकर ये आंग्ल फ्रांसीसी द्वितीय संघर्ष शुरू हुआ था, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1749 से 54 तक। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में क्या होता है कि अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक नवाब था, ये मारा जाता है, मारा गया था। चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना, और चंदा साहिब क्या होता है, बहनोई जो था ये क्या बनता है, अगला नवाब बन जाता है। इससे क्या हुआ कि डुप्ले को, यानी कि फ्रांसीसी सा डुप्ले गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, तो फ्रांसीसियों को बहुत सारा फायदा हुआ। नोट 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करते हुए मारा गया, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। और उधर क्या होता है कि हैदराबाद में क्या होता है, नासिर जंग जो था वो भी बेचारा मारा जाता है। और उसके बाद मुजफ्फर जंग जो है, जिसका सपोर्ट ये डुप्ले कर रहे थे फ्रांसीसी, वो क्या होता है कि मुजफ्फर जंग जो है नवाब बनता है, और उसका जो है हैदराबाद जीत जाता, हैदराबाद का नवाब बनता है। और उससे क्या होता है कि फ्रांसीसियों को क्या मदद मिलती है, बहुत सारा मदद मिलता है, बहुत सारे एरिया, बहुत सारे भाग जीतने के बाद मिलता है। इसको साथ दिया था, ये फ्रांसीसी दिए थे। अब अंग्रेज भाई साहब, अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब देखिए क्या होता है, आगे आगे कहानी देखते जाइए। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली जो है, अनवरुद्दीन का जो पुत्र था, कर्नाटक का नवाब का पुत्र कौन था, तो मोहम्मद अली था। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली था। युद्ध से भागकर क्या होगा, त्रिचिनापल्ली में शरण लिए। युद्ध से भाग गया और भागकर त्रिचिनापल्ली में शरण लिया। तो फ्रांसीसियों ने जो है चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। और फ्रांसीसियों ने जो है ना चंदा साहिब वही चंदा साहिब जो कर्नाटक के नवाब बने थे, ये भाई साहब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरने को, अब इधर अंग्रेज जो है क्लाइव, ये इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। तो उसने क्या किया कि देखा कि मैं घेरे को नहीं तोड़ पाऊंगा, तो इन पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर, अर्कटा लिखा है यानी अर्काट है, ये अधिकार कर लिया। उसने क्या किया कि कर्नाटक की राजधानी पर अधिकार कर लिया। अब कर्नाटक की राजधानी पर अर्काट पर अधिकार हो गया, तब ये फ्रांसीसी अब सोच में पड़ गए कि अब भाई करे क्या। तो उससे क्या हुआ कि आगे चलकर इनको जो ना वो जो घेरा डाले थे, उस घेरे को इनको जो है ना छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध एक नजर में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक फ्लासैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, और इसी संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ कि हार हो गया है। वहां पर जब अर्काट जो था राजधानी कर्नाटक, उस पर अति कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो फिर ये लोग छोड़े, उसके बाद से लड़ाई हुआ, उसके बाद ये हारना पड़ा दूसरे कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डुप्ले को बुला लिए, और उसकी जगह गोडेहू, ये गर्म दिमाग का था, को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, और इसके पास उतना दिमाग नहीं था जिस तरह डुप्ले के पास था। पांडिचेरी के संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध जो हुआ, क्या हुआ कि पांडिचेरी के संधि के साथ जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है जनवरी 1755 ईस्वी में। कर्नाटक तीसरा युद्ध 1756 से 1763
ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था कर्नाटक तीसरा युद्ध, जो 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ। पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ, और ये जो है पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1752 में स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया। 1752 में क्या होता है कि स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना ने त्रिचिनापल्ली को बचा लिया। वही त्रिचिनापल्ली जिसमें जो है कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर शरण लिया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना क्या कहते थे, उस दुर्ग को घेर लेती और अंग्रेज जो है उस दुर्ग को मतलब घेरे को तोड़ने की कोशिश की और सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्लाइव जो होता है अंग्रेज गवर्नर, वो क्या करता है कि उसने सोचा कि जब यहाँ पर हम लोग जो है ना घेरे को तोड़ने में असफल हो पा रहे हैं, तो असफल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि उसने जो एक नई चाल चली, उसने जो कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद फ्रांसीसी सोच में आ गए, और फ्रांसीसी करे तो करे क्या। उसके बाद ये जो है इनकी सेना मतलब दो भागों में बाद में विभक्त हो गई। उसके बाद स्ट्रिंगल लॉरेंस के नेतृत्व में क्या होता है कि ये युद्ध होता है, और आगे चलकर क्या होता है कि इस युद्ध में जो है समर्पण करना पड़ता है, फ्रांसीसियों की हार होती है, समर्पण करना पड़ता है। उसके बाद डुप्ले को जो है इस हार के कारण क्या होता है, डुप्ले को फ्रांस जो है वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर क्या होता है कि 1754 में गोडोहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। गोडोही अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। ये गर्म दिमाग था और डिप्लोमेट ये उतना नहीं था, इसको राजनीतिक दांवपेच की जानकारी नहीं थी, इस तरह से चालें चलनी पड़ती है, ये इसको उतनी जानकारी नहीं थी। समझ गए। चलिए, जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के तहत के साथ यह युद्ध जो है समाप्त हो गया, और जनवरी 1755 में जो है पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया, और 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जो है सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पटक पटक के धोया, सर्फ लगा लगा के धोया, साबुन लगा लगा धोया, गजब का धोया, लुंगी खोल के धोया, गमछा खोल के धोया, गजब धोया, और फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया, और 1761 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेज जो है क्या करते हैं, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लेते हैं। और 1763 ईस्वी यानी उसके बाद 61 के बाद 63 में पेरिस की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने सिर्फ चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेश को लौटा देते हैं, जो 1749 ईस्वी से फ्रांसीसी कब्जे में थे। जो 1749 ईस्वी तक जो प्रदेश जो क्षेत्र फ्रांसीसियों कब्जे में थे, हारने के बाद अंग्रेजों के चले गए, और फिर पेरिस की संधि होती है 63 में। 63 में जब पेरिस की संधि होती है तो चंद्रनगर सिर्फ रख लेते हैं अंग्रेज अपने पास, बाकी प्रदेशों को लौटा देते हैं। जो और ये प्रदेश जो है आगे चलकर ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे, यानी कि पांडिचेरी वाले जो है क्षेत्र भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य देखते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शुद कुली खां स्वतंत्र शासक था, यानी कि जो है मुर्शुद कुली खां जो था बंगाल का स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को क्या करता था, राजस्व को भेजता था। नियमित रूप से जो है मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, जैसे कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो मुगलों की तरफ से। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर यानी कि जो है स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, और ये जो मुर्शिदाबाद है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, इसने जो है इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। और 1740 ईस्वी में क्या होता है कि गिरिया का युद्ध हुआ, और उसमें जो है इसने सरफराज को क्या करता है कि मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसने जो है अपने शासनकाल में क्या किया कि मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, जो मुर्शिद कुली खां देता था।
इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और इसी के यानी कि किसके, तो अलवर्दी खां के शासनकाल में जो है बंगाल इतना ज्यादा समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। इसके बाद जो है अलवर्दी खां का जो दामाद जो है इसका क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है कौन, तो सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। 20 जून 1756 को क्या होता है कि काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना का रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार, इस घटना का रचयिता कौन है, तो जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 जिंदा बचे थे। एकदम सही किया था अंग्रेजों को। 20 जून की रात क्या किया कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। ये अंग्रेज बोल रहा है, इन्होंने जो भारत में किया है इन्होंने नहीं लिखा कि हम लोग क्या किया है, ये हॉलवेल। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति उसका क्लाइव था और बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। इसके बीच हुआ, जिसमें नवाब जो है अपने सेनापति, इसका सेनापति सब भारत में बहुत सारे धोखेबाज देशद्रोही लोग थे। अपने सेनापति मीर जाफर ये धोखेबाज देशद्रोही गद्दार की धोखाधड़ी करने के कारण, यानी मीर जाफर के धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने जो मीर जाफर को उसके बाद क्या बनाया, बंगाल का नवाब बन गया। ये मतलब राज पाने के लिए धोखा कर दिए। ये गधे बेवकूफ मूर्ख समझ नहीं पाए कि ये अंग्रेज क्या करेंगे। नोट, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी नवाब की वफादार रही। प्लासी की लड़ाई में जो है मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मोहनलाल और मीर मदान ये क्या थे, वफादार थे। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया, प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। मीर मदान जो है लड़ते हुए मारा गया, प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो है नवाब मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखा कि अब मीर जाफर से मतलब उनको उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको हटा दिए और उसके बाद 1760 में क्या किया, उसके दामाद मीर कासिम को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। सबसे पहले क्या हुआ था कि बंगाल का नवाब कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। उसने क्या किया कि बंगाल की राजधानी बदलकर क्या किया, तो ढाका से मुर्शिदाबाद किया। पहले ढाका था, ढाका से मुर्शिदाबाद किया। अब ये आया है मीर कासिम, इसने मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, मुंगेर में अपने राजधानी को बदल दिया, मतलब मुंगेर बना दिया। मुंगेर अंग्रेज से मतलब बचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का राजधानी क्रम पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद बना दिया। मुर्शिद कुली खां के बाद आपका मीर कासिम जो है मुंगेर बना दिया राजधानी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध में कौन था, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। मुगल सम्राट कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। अवध के नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। और बक्सर यानी कि बंगाल का कौन था, तो मीर कासिम था। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े और क्या हुआ कि इसमें इन लोगों की पराजित हुए। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। कौन सा युद्ध था, तो बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ आज ये पेज समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर अगले दिन।